बच्चों लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depend on the number of particles of non-volatile solute। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोला गया है? तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depend on number of non-volatile solute particles, number of non-volatile solute particles, ठीक है। ये ध्यान देना। ध्यान देना। तो आप इसी को ध्यान दोगे कि आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो टोटल चार टाइप का प्रॉपर्टी होता है। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है सॉल्यूशन का। क्या क्या होता है? तो पहला प्रॉपर्टी को बोला गया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम लोग RLVP, RLVP। तो शॉर्ट में बोला गया इसको RLVP, या इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। सेकंड होता है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड क्या बोल रहा है, क्या होगा? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं किसको? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। एंड चौथा प्रॉपर्टी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टी है जिसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर डालते हैं, ठीक है। अब ये सारा जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता है। पार्टिकल यानी आपके नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल का नंबर पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो चूंकि हम नंबर पे बात कर रहे हैं, तो नंबर पे जब हम बात करेंगे तो हम वेंटर फैक्टर को लेके चलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में NaCl का एक पार्टिकल डाले, आप तो डाले हो एक पार्टिकल, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर ये 2 पार्टिकल में ब्रेक कर जाता है। यानी आप डाले हो एक पार्टिकल, लेकिन आफ्टर सॉल्यूशन में जब ये बन रहा है ये 2 पार्टिकल में टूट जा रहा है। तो अल्टीमेटली आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। पार्टिकल का टाइप पे डिपेंड नहीं करता, पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है। तो पार्टिकल का नंबर कब? सॉल्यूशन बनने के बाद। आप पढ़े हो कि आपका जो वेंटर फैक्टर होता है, क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय बिफोर। तो अगर आपको आफ्टर पता करना है, आपको पार्टिकल का नंबर आफ्टर कितना आ रहा है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा? तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर जो है उसको पता करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? जितना पार्टिकल आप डाले हो शुरू में उसको उसके वेंटर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। तो I इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर। तो जितना बिफोर हम पार्टिकल आप डाले हो उसको आप I से मल्टीप्लाई करके उसको आफ्टर में चेंज कर सकते हो, उसको आप आफ्टर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हमको इंटरेस्ट है कि नंबर पार्टिकल आफ्टर कितना बनेगा। तो सिंपल सा बात है, जितना पार्टिकल आप बिफोर डाले हो उसमें I मल्टीप्लाई कर देना, इसका वेंटर फैक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आफ्टर का पार्टिकल मिल जाएगा, आपको आफ्टर का पार्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। अब जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम लोग 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं। तो आपको पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग कवर करेंगे ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग RLVP। इसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं बच्चा लोग। इसमें हम लोग पढ़े थे कि P नोट माइनस P बाई P नोट को हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ B बोल रहे थे हम लोग, ठीक है। यानी मोल ऑफ B बाई मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B, ठीक है। और इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेट कर दिए थे, अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो क्या होता है? सॉल्वेंट का मोल ज़्यादा होता है सॉलिड के रिस्पेक्ट में। उस केस में इसको हम ऑलमोस्ट मोल ऑफ A लिख सकते हैं बॉटम में, ठीक है। इसको बॉटम में ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे B क्या है? तो B है मोल ऑफ सॉलिड जो आप ले रहे हो। लेकिन हाँ ना, अल्टीमेटली चूंकि एक प्रॉपर्टी डिपेंड करता है पार्टिकल्स पे तो यहाँ जो मोल ऑफ B है ये आप सॉलिड का कितना पार्टिकल डाल रहे हो वो आप बता रहे हो। लेकिन सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूट है वो ब्रेक कर सकता है, तो सॉल्यूशन में आपका पार्टिकल का नंबर चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हमको इंटरेस्ट है कि कितना पार्टिकल सिस्टम में है, तो यहाँ पे मोल ऑफ B से काम नहीं चलेगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा?
मोल ऑफ बी के बदले पुट करना पड़ेगा आई इंटू मोल ऑफ बी, क्योंकि हमको मतलब हमको मेरे को मतलब है नंबर पार्टिकल से। तो आपका सॉल्यूशन में नंबर पार्टिकल चेंज कर सकता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल है उसको हम उसका आई मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम वेक्टर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जहाँ जहाँ आपका सॉलिड पार्टिकल का मोल दिया होगा उसको वहाँ से आई मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका रिलेशन जो होगा वो हो जाएगा पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू क्या हुआ आई इंटू एन बी, और यहाँ पे आई इंटू एन पी है, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन डायल्यूट होगा तो आपका मोल ऑफ ए जो है वो आपके मोल ऑफ बी से काफ़ी बड़ा है, उस केस में हम लिख सकते हैं तो मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए लिख सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे बी है सॉलिड पार्टिकल, तो बी का जो नंबर होगा उसको डिसाइड करने के लिए आप क्या करोगे, आप आई से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा आई इंटू एन बी होगा। ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हो। सिमिलरली कल हम लोग एक मॉडिफिकेशन सीखे थे कि अगर हम पी नोट माइनस पी को डिवाइड करते हैं पी से, तो यहाँ पे होता है मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए। और ये जो हम निकाले थे लास्ट क्लास में, इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन किसी भी अप्रोक्सीमेशन को फॉलो नहीं किए थे, यानी ये था ये हमेशा ट्रू होता है, ये हमेशा ट्रू होता है। अब बस सिंपली यहाँ पे क्या क्या करना आपको कि जहाँ पे मोल ऑफ बी है उसमें बस आप आई मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि अब आपको मतलब है नंबर पार्टिकल से सॉल्यूशन में कितना पार्टिकल प्रोड्यूस होगा, जितना सॉलिड का पार्टिकल आप लोगे उसमें उसका वेंटा फटा मल्टीप्लाई कर दो। तो हर जगह यही काम करना है। तो ये जो रिलेशन आप निकाला हो ये हमेशा ट्रू है, दिस इज ट्रू ऑलवेज, ये हमेशा ट्रू रहेगा, ये आपका हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत हो चलो आप लोग को इस क्वालिटी प्रॉपर्टी में चलो ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके थे लास्ट क्लास में, बस उसी में बस हम लोग आई मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में आई के बारे में कुछ बोले नहीं थे। आपके लिए क्या था, आपके लिए पार्टिकल क्या था यानी इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना ही पार्टिकल एसोसिएट कर रहा था, ना ही पार्टिकल डिसोसिएट कर रहा था। तो आपका आई 1 था, इसलिए आपके पास मोल ऑफ बी था। बट आज हम लोग सीखें कि पार्टिकल ब्रेक करके नंबर अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है, या पार्टिकल एसोसिएट करके अपने पार्टिकल के नंबर को डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो उसको उस फैक्टर को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे जहाँ जहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट है उसमें उसका आई मल्टीप्लाई कर दिए हैं, उसमें उसका वेंटर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ताकि जो फैक्टर का हम बात कर रहे हैं फैक्टर आप में इंक्लूड हो जाए। ठीक है, ध्यान देना। अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अच्छा यहाँ पे इसका लॉजिक समझोगे। आखिर 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 जो आपका जो वेपर प्रेशर है वो घटता क्यों है। जब भी कोई नॉन वोलेटाइल पार्टिकल को आप ऐड करते हो सिस्टम में, आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, आपका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों, सा लॉजिक समझोगे आप। देखो वेपराइजेशन प्रोसेस में होता क्या है ना, कि मान लेते हैं कि आपका सॉल्वेंट ए था, ए का पार्टिकल लिक्विड फेज में होगा, और जो पार्टिकल लिक्विड फेज में होगा उसी का कुछ पार्ट क्या होगा, तो आउटर सरफेस पे लिक्विड का आउटर सरफेस से क्या होता है, ए का जो पार्टिकल से वेपराइज करेगा, ए का नेट वेपराइजेशन होगा, ए का पार्टिकल वेपराइज कर रहा है। ठीक है, और जो पार्टिकल वेपर में जाएगा अपना एक प्रेशर बिल्ड करेगा जिसको हम पी बोल रहे हैं, चूंकि यहाँ पे प्योर है तो उसको हम पी नोट बोल दें। अब होता है क्या कि अगर तुम इसमें बी ऐड करते हो, और बी कैसा है, बी आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसमें होता क्या है, तो बी चूंकि सॉल्यूट है तो बी क्या हो, बी हर जगह घुला रहेगा, ध्यान देना। तो बी का पार्टिकल चूंकि हर जगह डिजॉल्व है, तो जो टॉप लेयर में क्या होता है, बी का पार्टिकल उसको क्या करेगा, कवर कर लेगा। तो टॉप लेयर में बी का पार्टिकल ब्लू कलर से हम बना दे रहे हैं, तो बी का पार्टिकल क्या टॉप लेयर को कवर कर रहा है। तो जब कवर करेगा तो जो ए का जो निकलने का एरिया कम हो जाएगा, यानी
जो वेपराइजेशन का जो रेट होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम एरिया एक्सपोज है, तो क्या होता है, ये का जो पार्टिकल्स है वो बस यहाँ और यहाँ से निकल सकता है। चूँकि गैस में पार्टिकल कम निकल रहा है, तो जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ ए डिक्रीज करेगा, तो प्रेशर ऑफ ए डिक्रीज करेगा, सो दैट जो नया प्रेशर होगा वो पुराने प्रेशर से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यानी जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो वो क्या होता है, आपके आउटर को, आपके टॉप लेयर को ढकता है। टॉप लेयर को अगर ढकेगा तो क्या होगा, आपका वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली वेपर प्रेशर जो होगा वो भी क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। आपका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, आपका कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये था मैंने आपको। तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, आपका कम प्रोड्यूस होगा, तो प्रेशर भी क्या होगा, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका एक्चुअल लॉजिक ये होता है, इसका एक्चुअल लॉजिक ये होता है कि जब भी आप किसी नॉन वोल्टेज सॉल्यूट को ऐड करते हो तो आपका आउटर से लेयर को कवर करेगा, तो वेपर का नंबर कम निकलेगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, इसका लॉजिक ये था। ठीक है, इसको कभी कभी ऐसा यूज करते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं कि आप आपके सरफेस अगर मान लेते हैं, होता क्या है, कभी कभी किसी वाटर बॉडी का वेपराइजेशन रेट को आपको डिक्रीज करना होगा, तो आप क्या करते हो, उसका आउटर लेयर को ढकने की कोशिश करते हो। तो अगर उसका आउटर लेयर को तुम अगर ब्लॉक करोगे तो वेपराइजेशन प्रोसेस डिक्रीज करेगा, तो आपका वाटर बॉडी का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन होता है। तो बहुत सारे लेक्स में, बहुत सारे झील्स में ऐसा काम किया था यूएसए में। ठीक है, कि आउटर लेयर को कवर किया जाता है कुछ बॉल्स से, ताकि पानी का लेवल क्या हो, मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और उसका रीजन समझा दिया आपको। जो सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है जी, होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सेकंड क्वालिटी प्रॉपर्टी किसको हम बोल रहे हैं, तो किसको बोल रहे हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। तो अगर क्वालिटी प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है समझना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है समझना पड़ेगा, तब ये प्रॉपर्टी समझ में आएगा बेहतर तरीके से। तो होता क्या है कि हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करते हैं जी, बता देना। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे, तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, जो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है, यानी अगर हम मानते हैं कि सॉल्वेंट आपका ए है, अगर ए है तो जो सॉल्वेंट का जो प्रेशर को हम बोल सकते हैं पीए बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो पीए होगा, पी यानी जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल टू होगा पी प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, या इसको बोल सकता हूँ पी एटमॉस्फेरिक। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर अगर आपका पीए हो गया, यानी आपका प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी जो आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है उसका प्रेशर अगर सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस पॉइंट पे बॉइलिंग होता है, उस पॉइंट पे बॉइलिंग होता है। ठीक है, आपको ध्यान देना, जो सराउंडिंग का प्रेशर है या जो पी एटमॉस्फेरिक है, ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट क्वांटिटी, ये होता है कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, यानी जो पी होता है, पी कांस्टेंट है, आपका जो प्रेशर ऑफ ए है वेरिएबल होता है, यानी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है ये वेरिएबल होता है, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये प्रोपोर्शन टू होता है टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो क्या होगा, पीए का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर घटा होगा तो क्या होगा, पीए का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब बता ना। सो अगर हम ग्राफिकली बात करें, यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो ग्राफ में ध्यान देना, यहाँ पे टेम्परेचर है, ऊपर में है प्रेशर पी,
ध्यान ना, एक लाइन हम खींच रहे हैं, ये जो लाइन खींचा गया जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक कांस्टेंट प्रेशर को। इसको बोल रहे हैं, ये बता रहा है, ये बता रहा है पी, ये बता रहा है पी एटमॉस्फेरिक, पी एटीएम। ठीक है, अब ध्यान ना, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो पी ए है, आपका जो सॉल्वेंट का प्रेशर वो क्या होता है, वो बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मान लेते हैं कि आपका अब जो सॉल्वेंट का प्रेशर अभी यहाँ पे है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा रीच करेगा जब जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है आपका पी एटमॉस्फेयर को टच करेगा। तो ये आपका पी ए का प्रेशर था। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाया आपका पी ए बढ़ता गया। एक पॉइंट ऐसा है जब पी ए का वैल्यू टच करा किसको, पी एटमॉस्फेरिक को, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं आपका जो सॉल्वेंट है, यानी जो आपका सॉल्वेंट है वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा। इसको बोला गया है बॉइलिंग पॉइंट, यानी टीबी बोला गया है। ठीक है, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब ध्यान दो, होता क्या है कि जब भी तुम आप कुछ, आपको पता है कि जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्ट को ऐड, वोलेटाइल सॉल्ट को जब ऐड करते हो तो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आपका क्या होगा, तो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका क्या होगा, आपका जो प्रेशर है घटता है। ठीक है, आपका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। जस्ट हम लोग पढ़े थे RLVP में ही तो पढ़े थे ना कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अगर आप इसमें आप, तो ये हो गया आपका सॉल्वेंट का लाइन, ये था आपका सॉल्वेंट का लाइन, ये प्योर सॉल्वेंट था। जैसे इसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्ट को ऐड करोगे तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तो घटा हुआ प्रेशर होगा कुछ नीचे की तरफ होगा, तो आपका प्रेशर घटेगा। यानी आप जो सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, सॉल्वेंट के प्रेशर से कम हो जाएगा। तो इसको अगर पी एटमॉस्फेयर के साथ मैच करना है तो थोड़ा आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ जाके टच करेगा। तो आपको ये लाइन होगा सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का प्रेशर का लाइन है। सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो कब मैच करेगा एटमॉस्फेरिक को, तो कुछ आगे जाके मैच करेगा। यानी आपका जो ए पॉइंट है, ये हो जाएगा आपका नया बॉइलिंग पॉइंट, ये हो जाएगा आपका नया बॉइलिंग पॉइंट, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम टीबी डैश बोल रहे हैं, टीबी डैश बोल रहे हैं। तो अब तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे आप कुछ सॉलिड को ऐड किए हो तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, आगे बढ़ गया है। इसी को बोलते हैं हम एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करना। ठीक है, तो एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या होता है, आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, इनहेंस करता है, वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जितना जितना आप पार्टिकल ऐड करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो जो नया बॉइलिंग पॉइंट, उसको नया बॉइलिंग पॉइंट का क्या बोल रहा है, टीबी डैश। तो टीबी डैश उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जितना पार्टिकल आप ज़्यादा ऐड करोगे उतना ही आपका नया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, उतना ही नया बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी हम डिफाइन करते हैं। डेल्टा टीबी क्या होता है, तो टीबी डैश माइनस टीबी, यानी ये हो गया आपका डेल्टा टीबी का टीबी। तो डेल्टा टीबी ध्यान देना। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ में दिखा रहा आपको कि डेल्टा टीबी हम किसको बोलेंगे। अब ध्यान दोगे, और इतना क्लियर है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जैसे आप नॉर्मल रिजल्ट को ऐड करते हो तो आपका नया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, तो जो डिफरेंस होता है डेल्टा टीबी होता है, इसको बोला गया है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोला गया है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो जितना पार्टिकल ज़्यादा होगा, जितना पार्टिकल ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, टीबी डैश हाई होगा।
और जितना टीबी डैश, देखो टीबी एक कांस्टेंट पॉइंट है, टीबी एक कांस्टेंट पॉइंट है, तो हम टीबी डैश कुछ इंक्रीज करें तो टीबी डैश को इंक्रीज करेंगे तो आपका डेल्टा टीबी का वैल्यू भी क्या इंक्रीज करेगा। जितना, क्योंकि टीबी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो जितना टीबी डैश आगे जाएगा उतना ही डेल्टा टीबी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो डेल्टा टीबी का जो वैल्यू होता है वो भी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल पे, क्योंकि जितना पार्टिकल ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही टीबी डैश हाई होगा, और जितना टीबी डैश हाई होगा उतना ही डेल्टा टीबी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ध्यान देना पार्टिकल का जो नंबर है वो कैसे होगा, तो पार्टिकल नंबर होगा तो पार्टिकल आप कितना लिए हो इंटू उसका वेंटर फैक्टर, ये होता है टोटल पार्टिकल। तो टोटल पार्टिकल का जो नंबर होगा वो टीबी डैश के प्रोपोर्शनल होगा एंड डेल्टा टीबी के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टीबी डैश इंक्रीज करेगा उतना ही डेल्टा टीबी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो दोनों, चाहे डेल्टा टीबी हो या टीबी डैश हो यानी न्यू बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या है ध्यान देना, तो बोला गया कि डेल्टा टीबी का जो वैल्यू होता है ना उसको हम लिख सकते हैं के बी, यहाँ पे के बी एक कॉन्स्टेंट होता है, के बी एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, के बी एक कॉन्स्टेंट है, के बी टाइम्स आई इंटू एम। यहाँ पे क्या एम है, एम होता है मोललिटी, यहाँ पे एम है मोललिटी ऑफ सॉल्यूट, क्या है मोललिटी ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे एम होता है आपका मोललिटी ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पे, और आई क्या है, तो आई आपका वेंटर फैक्टर है, यहाँ पे आई क्या है, तो आई होता है आपका वेंटर फैक्टर, आई क्या होता है वेंटर फैक्टर। ठीक है, आपका आई क्या होगा वेंटर फैक्टर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा। अब ध्यान देना जो के बी है, इस के बी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका कुछ नाम होता है, तो नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका अलग अलग नाम होता है, नाम को देख लेना आप एक और एनसीईआरटी में, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एक नाम होता है, एक और नाम होता है इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हो, तो ये ध्यान देना आप। ठीक है, अब ध्यान देना जो केबी होता है ना, केबी, हम केबी अब सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, तो केबी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या ध्यान देना, तो केबी के लिए फॉर्मूला होता है आर टीबी। टीबी क्या होता है सॉल्वेंट का ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट, तो आर टीबी का स्क्वायर, एम एम मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और यहाँ डिवाइड करते हैं 1000 से ताकि केजी में चेंज हो जाए, और यहाँ पे नीचे एल बी मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन जूल्स। तो आपको केबी निकालना हो तो केबी निकालने के तरीका क्या होगा, आर इंटू टी बी का स्क्वायर, आर क्या होगा, आर का वैल्यू किस में लेंगे, तो लेंगे इसका एसआई में, यानी 8.314 लेना, टीबी का वैल्यू, टीबी का स्क्वायर है तो टीबी का वैल्यू लोगे केल्विन में, किस में लोगे केल्विन में, उसका स्क्वायर करना, मोलर मास लेना ग्राम में सॉल्वेंट का, इन ग्राम को केजी में करने के लिए नीचे 1000 से डिवाइड भी कर देना। ठीक है, और एलवी क्या होता है, एलवी होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको आपको लेना है जूल में, इसको लेना आपको जूल में, तो इस तरह से आप केबी निकालते हो, इस तरह से आप केबी निकालते हो, बट केबी निकालने पे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, केबी निकालने पे ऐसा कोई क्वेश्चन ज़्यादा मैं देखा नहीं हो अभी तक। ठीक है, तो बस आप जान लो, और इसका यूज आपको बहुत रेयरली वो करना पड़ेगा, इसका यूज आपको नॉर्मली नहीं करना होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे आपको वाटर का केबी आप याद कर लो, वाटर का जो केबी होता है, वाटर का जो केबी होता है वो होता है 0.512, यानी केबी ऑफ वाटर होगा, इसका वैल्यू को आपको याद करना है, वैल्यू होता है 0.512 होता है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है।
यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि आपके गिवन सॉल्यूशन का मोलिटी सबका 1 है, यानी सबका मोल एक एक लिया हुआ है। अगर मोलिटी सबका 1 है तो आपको बोला गया इन सारे सॉल्ट्स में आपको टीवी डैश और डेल्टा टीवी को कंपेयर करना है। तो आपको ध्यान देना, आप देखो पार्टिकल ज़्यादा कहाँ बनने वाला है। तो सबका जो चूंकि मोलिटी सबका 1 है तो पार्टिकल ज़्यादा बनेगा अल्युमिनियम सल्फेट में 5 पार्टिकल बनेगा, इसमें 3 पार्टिकल बनेगा, इसमें 2 पार्टिकल बनेगा। और इन दोनों में चूंकि एक कोवेलेंट सॉलिड है, एक मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, इसका वेंटर फैक्टर क्या था 1 होता है, तो इसमें पार्टिकल क्या बनेगा, इनका पार्टिकल 1 बनेगा, यहाँ पार्टिकल 5 बनेगा, यहाँ पार्टिकल 3 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा। तो जिसका पार्टिकल ज़्यादा होगा उसका टीवी डैश क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पता है कि टीवी डैश प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल और प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी या टीवी डैश का जो ऑर्डर है दोनों में क्या रहेगा, सेम ऑर्डर फॉलो करेगा, सेम ऑर्डर फॉलो करेगा। यही पार्टिकल के नंबर के अकॉर्डिंग क्या होगा, दोनों आगे होगा। क्योंकि लास्ट में दोनों का पार्टिकल एक एक है तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि ये सब जो टीवी डैश है, डेल्टा टीवी का जो वैल्यू है वो पार्टिकल के टाइप पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है पार्टिकल के नंबर पे। पार्टिकल का नंबर अगर सेम रहेगा तो प्रॉपर्टी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? चलो डेल्टा टीवी वाला थोड़ा दोबारा समझ। ठीक है, यस अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा रहे हैं आपको। क्वेश्चन में बोला क्या हुआ था ना कि अगर आपके पास मोलिटी अगर 1 है तो इन सारे सॉल्ट्स का बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है, यानी हमको टीवी डैश को कंपेयर करना है एंड डेल्टा टीवी को कंपेयर करना है। तो आपको पता है कि टीवी डैश प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीवी होता है, जितना टीवी डैश बड़ा होगा उतना ही डेल्टा टीवी क्या होगा, लार्ज होगा। और ये दोनों डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, जितना पार्टिकल ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, दोनों वैल्यू बड़ा होगा। ठीक है, तो अल्युमिनियम सल्फेट में पार्टिकल कितना होगा, 5 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा। तो जिसका पार्टिकल ज़्यादा होगा उसमें प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। तो प्रॉपर्टी ज़्यादा किसका होगा, तो अल्युमिनियम सल्फेट का प्रॉपर्टी मैक्सिमम होगा, फिर कैल्शियम क्लोराइड, फिर NaCl, फिर ग्लूकोज एंड फिर सुक्रोज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों लोग? सर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का 2 और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बचा हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर बचा हुआ है, उसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है।